नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नृत्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और आपको स्वस्थ रहना, बचे रहना आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। चलिएगा शुरुआत करते हैं और आपको देते हैं अगला पहला क्वेश्चन आपको देते हैं और देते हैं आपको पहला क्वेश्चन और देखते हैं आप उसे किस तरह से करने वाले हैं दोस्तों। चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? अब दोस्तों ये देखिएगा मोदी सरकार अभियान लॉन्च है क्या, इसमें क्या क्या जाता है, अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। तब तक आप आंसर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और उड़ीसा की आप इसमें बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इस सरकार के अंतर्गत क्या होने वाला है और आप क्या करने वाले हैं। किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और उड़ीसा। दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं इसका राइट आंसर आप क्या बताने वाले हैं दोस्तों। चलिएगा तो दोस्तों यहाँ की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होता है किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, मैं अपना पेन ले लेता हूं यहाँ पर और इसके राइट आंसर की तरफ लगाता हूं निशान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, ये लीजिएगा, उड़ीसा। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा। और पढ़ते हैं इसके बारे में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी। अब आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें, आप जब किसी सरकारी महकमे में या सरकारी दफ्तर में किसी काम के लिए जाते हैं तो आपकी जो फाइलें होती हैं वो कभी-कभी महीनों तक तो कभी-कभी सालों तक पड़ी होती हैं। वो लोग आपका काम करना नहीं चाहते हैं और दिक्कत आपके साथ में बनी रहती है और आपका काम होता नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों इस बात को देखते हुए अभी यहाँ पर ओडिशा सरकार ने जो कार्य किया है वो यह कार्य किया है आपका कि वह सरकार चाहती है कि आने जाने वाली जनता का काम होना चाहिए और वह सारा काम आपका सुचारू रूप से चलना चाहिए ताकि वहां पर रहने वाले कर्मचारी काम को सही से कर सके। लेकिन इस पे एक फायदा और होने वाला है आपके साथ में दोस्तों। इसमें आपके साथ में जो कार्य होगा अब उसमें घूस से बचा जा सकता है, क्योंकि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं अधिकतर ऐसा किया जाता है कि वो पैसा खाने के चक्कर में फाइल को रोक रखते हैं और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो उस काम को करते हैं। तो दोस्तों इस चीज से बचने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री पटनायक साहब ने बहुत अच्छा ही कदम उठाया, आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, बढ़ता हूं अगले की तरफ और आपके सामने है अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा, आपकी खिदमत में है। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोर्न सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन है, रॉटरडैम सम्मेलन है या बेसेल सम्मेलन है? तो दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होता है, हम जानना चाहेंगे इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों बताइएगा, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए माना जाता है? तो दोस्तों आपके सामने है इसका आंसर, आप देखते हैं बोर्न सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन है या रॉटरडैम सम्मेलन है, ये बेसेल सम्मेलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, जी हाँ, स्टॉकहोम सम्मेलन। बिल्कुल सही आपने चुना है यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपके सामने है, स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक पदार्थ से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए होता है दोस्तों। तो आपके सामने दोस्तों इसका राइट आंसर बना हुआ है। चलेगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपकी खिदमत में अगला क्वेश्चन। मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां होती हैं, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां होती हैं, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान है या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब आप बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता रहा था इसका, अब देखिए आपने रेड बुक का नाम सुना होगा। रेड बुक होती है जिसमें डाटा लिखा जाता है, रेड बुक डाटा के नाम से उस बुक को जाना जाता है दोस्तों। रेड बुक होती है उसमें उन प्रजातियों को रखा जाता है जो पिछले 50 वर्षों से देखी नहीं गई हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं या लुप्त हो चुकी हैं। अब चाहे उसमें आपके जीव जंतु हो सकते हैं, चाहे उसमें आपके पक्षी हो सकते हैं, चाहे आपके उसमें पेड़ पौधे हो सकते हैं, जो भी उसमें होता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो भी इसमें लुप्त होने की श्रेणी में होता है दोस्तों उसे ही रेड बुक डाटा की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों। अब बताइएगा इसका आंसर, आपको मैं काफी हिंट दे चुका हूं, देखते हैं इसका राइट आंसर आप क्या बताने वाले हैं। मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां हैं, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां हैं, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान है, इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। चलिएगा बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, ये लीजिएगा राइट आंसर आपका, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान है। तो दोस्तों आप देखिएगा, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में
स्थित जलीय स्थानों को मैट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो दोस्तों इसके साथ में आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका हो चुका है और बढ़ते हैं आगे की तरफ। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। तो दोस्तों बताएंगे इसमें निम्नलिखित में कौन सी बीमारी है कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं क्लो मंगोलाणु ऋण गणता है, प्रगतिशील विशाल फाइब्रेसिस है या मेस्थोलियोमा है या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, क्योंकि बेहद खतरनाक यह बीमारी है जो आपकी कोयले की खानों से होती है। अब इसका कारण भी है क्योंकि कोयले की खानों से कार्बन की अधिक मात्रा पाई जाती है और वहां पर मीथेन गैस सबसे ज्यादा मिलती है। अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन आपकी कोयले की खानों से प्राप्त होती है, इससे बंद कर रहा है, कोयले की खान से प्राप्त होती है, धान के खेतों से प्राप्त होती है, इसी से बंद कर दीजिए। और इसी के साथ में धान के खेतों से मीथेन निकलती है और जहां पर जुगाली करने वाले पशु होते हैं वहां से भी मीथेन गैस आपकी निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बताइएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या मिलता है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और इस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका होता है कोलो मंगोलाणु ऋणता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए है, आप देख सकते हैं। सर जा रहे हो, मैं भी चला 20 मिनट बाद वर्कशॉप चलेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए होता है और इसका बाद में किलो मंगोलोरणता मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को ही होती है, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक आपके सामने बीमारी है। चलिएगा आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देते हैं आपको अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन बताएगा आपको कितने अच्छे आप करने वाले हैं। ये लीजिएगा, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। बताइएगा वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, मेदिनी पुरस्कार योजना है, अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार है या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों। चलिएगा बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में आपके समक्ष रखा है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर आप क्या करते हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। चलिएगा बताइएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, मेदिनी पुरस्कार योजना है या अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार है या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है आपका श्री अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार। अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होता है अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार। अमृता देवी विश्रोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, अब देखते हैं आप इसको कितने अच्छे से करने वाले हैं। ये लीजिएगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बताइएगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है। आप देख सकते हैं आपके भारत में बहुत ही ज्यादा नाम वो है आपका कार्बोट है आपका, और आपका बहुत सारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या पंजाब है दोस्तों। चलेगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपसे मैं चाहता हूँ इसका आंसर। चलो दोस्तों बताइएगा, बिल्कुल खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर आपका होता है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंघा होता है दोस्तों। अब ये बारहसिंघा क्या है दोस्तों, इसे बारहसिंघा जो होता है आपका, ये आपका बारहसिंघा जो होता है ये हिरन को कहा जाता है दोस्तों। ये एक हिरन होता है जिसमें के 12 सिंह होते हैं। कुछ हिरन ऐसे भी होते हैं जिनके सिंह नहीं होते हैं, ये 12 सिंह। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत के लिए, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। यह 377 धारा ए
से अभी तक भारत का अभिनव था, लेकिन अभी हाल ही में इसे 377A हटाने के बाद में इसे भारत का ही अंग बना लिया गया है। इसकी अगर बात करते हैं तो यह एक सुर्ख की जैसा लगता है, बिल्कुल सुर्ख का नजारा है। आपने हालांकि किसी ने सुर्ख देखा नहीं है, लेकिन वो देखना चाहता हो जम्मू कश्मीर को देख सकता है। यहाँ पर फलों में अगर देख सकते हैं तो सेब की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका देखा गया तो यहाँ पर केसर जो होता है, केसर भी आपका जम्मू कश्मीर में ही पैदा किया जाता है दोस्तों। केसर को आप देख सकते हैं, केसर आप दूध में लेते हैं, दूध में पिया जाता है, और देखने में थोड़ा सा आपका येलो कलर के टाइप का होता है, या फिर आप उसे नारंगी कलर का कह सकते हैं, और ये दूध में डाल करके पिया जाता है, बहुत सारी बर्फियों के साथ में आप खाते हैं। और इसका रायता, और उसमें जो होता है दोस्तों, इसे केसर को आप जाफरान या साफरान के नाम से भी जानते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की और बात करें तो जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली झीलें, सबसे अच्छी झीलों की अगर बात करें तो डल झील वहां पर है, वुलर झील वहां पर है। डल झील सबसे महत्वपूर्ण झील है, वुलर झील वहां पर महत्वपूर्ण झीलें हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर झीलों का आप और भी नाम याद रखना चाहते हो, जिन नदियों में नाग और नगीना शब्द आता है वह सभी कश्मीर की झीलें होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिन झीलों के नाम में नाग व नगीना आता है वह सभी आपकी जम्मू कश्मीर की झीलें होती हैं, आप उसे याद कर सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले की तरफ, आपको ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। सप्ताह की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर आपका सीवर्टसन में, डॉप्सन इकाई में है, मेल्सन इकाई में है, या इनमें से कोई भी नहीं है। समतापन की ओजोन परत की जो मोटाई है किस उसमें मापी जाती है? बड़ी गर्मी है, दिक्कत है। समतापन की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो दोस्तों बताएंगे सी एवर्टसन, डॉप्सन इकाई में, मेल्सन इकाई में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, इसका राइट आंसर है आपका डॉप्सन इकाई होता है इसका राइट आंसर दोस्तों, ये लीजिएगा और आप पढ़ सकते हैं। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फर्बे और हेनी बेसोन ने की। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में नापी जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओजोन परत की जो खोज है 1913 में हुई है। अब अगर बात कर सकते हैं यहाँ पर ओजोन परत की, तो दोस्तों ओजोन परत क्या होती है आपकी? ओजोन परत पृथ्वी से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी जाती है। हालांकि अगर उसके सही आंकड़ों की आप बात करते हैं तो वह आपकी 17 किलोमीटर से लेकर के लगभग 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 10% आपकी क्षुमंडल में है और बाकी आपकी 90% आपकी समता मंडल में पाई जाती है दोस्तों। तो यह आप देख सकते हैं। अब इसका कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और वापस ब्रह्मांड में वापस भेज देती है। अगर यह नहीं होती तो क्या होता? अगर यह नहीं होती है तो चर्म रोग की बहुत ज्यादा शिकायत बन जाती, बॉडी कैंसर की बहुत ज्यादा शिकायत बन जाती। आप देख सकते हैं ये इसके कारण होते हैं। अब इसके अब अगर इसकी बात करते हैं तो ओजोन परत में होल हो गए हैं, जिसका कारण है CFC गैसों के कारण ओजोन परत में होल होने लगे हैं, जिन्हें अभी ध्रुवों पर देखा जा चुका है दोस्तों। अगर समताप मंडल की बात करें तो यह धरातल से 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्थित है। इसमें किसी भी प्रकार से मौसम की कोई गतिविधियां नहीं होती हैं और इसे शांत मंडल भी कहा जाता है दोस्तों। इसे इसके शांत व्यवहार होने के कारण शांत मंडल भी कहा जाता है। और जेट विमान, जितने भी जेट विमान आपके होते हैं वो आपके शांत मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, और इसको शांत मंडल और इसी के साथ साथ इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओजोन परत आपकी पाई जाती है दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ, लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन देश की सूची किस स्रोत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? बताइएगा। देखते हैं आपका यहाँ पर जीवाश्म ईंधन का जलना या सीमेंट उद्योग है, उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। चलिएगा अगर इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका दोनों होता है, ये लीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देशों की सूची में जीवाश्म ईंधन जलाने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। अगर आप देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कतर का पहला नंबर आता है। और अगर आप देशों की सूची में सबसे पहले की बात करते हैं तो चीन आता है दोस्तों। अब ये याद रखिएगा, वैसे अगर अधिकता की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा करता है, और अगर प्रति व्यक्ति की बात आप करते हैं तो कतर का पहला नंबर आता है। तो दोस्तों पहला नंबर प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर पहले नंबर पर है,
और चीन की अगर बात करें ओवरऑल में तो चीन पहले नंबर पर आता है दोस्तों। तो ये है आगे बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी 0.3% पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन आपकी 78% आपकी पाई जाती है। हीलियम आपकी 0.5% पाई जाती है, 6% पाई जाती है, जबकि ओजोन गैस आपकी 0.0006% पाई जाती है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे तरफ, देते हैं आपको अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड है या ओजोन है? विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस आप बताएंगे कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प है या सल्फर डाइऑक्साइड है या इसमें ओजोन है? तो दोस्तों बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या होता है। राइट आंसर की अगर हम इसमें बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है जल वाष्प, इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही दोस्तों, जल वाष्प की हम बात कर रहे थे। जल वाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 36% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यह एक स्थायी तत्व है, वायुमंडल की या पर्यावरण की हम बात करते हैं तो यह आपका स्थायी तत्व है वायुमंडल में, और इसकी जो हम बात करते हैं वायुमंडल में 0.4% तक जल वाष्प आपकी वायुमंडल में पाई जाती है दोस्तों। चलिएगा इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देते हैं आपको अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है, देखते हैं आप उसे कितने अच्छे से करने वाले हैं। ये लीजिएगा, कार्टजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोगों, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, आक्रमण विदेशी प्रजातियां हैं, संशोधित जीव हैं या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों बताइएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने होगा। कार्टजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोगों, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। नाभिकीय कचरा, आक्रमण विदेशी प्रजातियां होगा या फिर संशोधित जीव LMO है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है संशोधित जीवित जीव, LMO इसका राइट आंसर होता है आपका। कार्टजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। यह LMO के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है दोस्तों। बिल्कुल सही आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में। चलेगा बढ़ते हैं आगे, देते हैं आपको अगला क्वेश्चन, आपकी खिदमत में होगा, देखते हैं आप उसे कितने अच्छे से करने वाले हैं। ये लीजिएगा, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? बताइएगा, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर आपके स्थित हैं दोस्तों? बताइएगा। कितना सुंदर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है और हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिएगा बताइएगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं 36, 48, 54 या 62 है दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिएगा देखते हैं आपका। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला में जो अक्षरों की संख्या है तो वो है आपकी 54, यानी इसका राइट आंसर आपका सी होता है। 54 अक्षर आपके संस्कृत वर्णमाला में पाए जाते हैं, जबकि 52 आपके हिंदी में पाए जाते हैं। अगर इसमें 36 भी दिया हुआ तो दोस्तों 36 अक्षर की अगर बात करते हैं तो पंजाबी के 36 अक्षर होते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 54 और 36 आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो 36 यहाँ पर पंजाबी और 54 यहाँ पर आपके संस्कृत के होते हैं। हालांकि 52 इसमें नहीं दिया हुआ, 52 हिंदी अक्षरमाला में गिने जाते हैं दोस्तों, जिसमें आपके 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, 4 उसमें आपके उसमें होते हैं और 2 उसमें अयोग वाह्य स्वतंत्र या द्विगुण व्यंजन आपके उसमें पाए जाते हैं दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर होते हैं, बिल्कुल सही मैंने आपको बताया है दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप कितने अच्छे से करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चल रहा है, ये सीरीज चल रही है दोस्तों। आपकी क्लासें आती हैं दोस्तों सुबह 7:20 से शुरू हो जाती हैं और पूरे दिन आपके नित्य क्लास पर ही क्लासें चलती रहती हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमसे जुड़ते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा हमारे साथ। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिवस 2003 से प्रमोद मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देश में से किस के लिए काम कर रहा है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस या वियतनाम है दोस्तों इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिवस दिसंबर 2003 से मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देश में से किसके लिए काम कर रहा है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस या वियतनाम है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है इंडोनेशिया। बिल्कुल सही चुना
सुना है आपने, और इसका राइट आंसर आपका इंडोनेशिया होता है दोस्तों। चलिएगा अब बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं तो कॉफी काफी वहां पर होती है, और सुमित्रा द्वीप के बारे में आपने अगर सुना हो तो वह सुग्रीव और बाली का जन्म स्थान बताया जाता है दोस्तों। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर आप रामायण से जुड़े हुए जो आपके पात्र हैं सुग्रीव और बाली, वो इंडोनेशिया से बताए जाते हैं। हम देख लीजिएगा इंडोनेशिया आपका कितनी दूर है यहाँ से, और वहां से वो लोग भारत में आकर के प्रभु रामचंद्र की सेवा में लगे हुए थे। चलिएगा क्वेश्चन देते हैं अगला, ये लीजिएगा। रिंगानथुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में है या सिक्किम में है दोस्तों? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने है। रिंगानथुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में है या सिक्किम है? अब उड़ीसा आपके पास में, उड़ीसा चील-उड़ी, तो चील-उड़ी से आप लगा सकते हैं उड़ीसा, यानी कि चील-उड़ी, चील से चिल्का झील, और उड़ी से उड़ीसा में आ सकती है। हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, काफी अच्छा क्षेत्र है, आपका पहाड़ी क्षेत्र है, और सेब की खेती अच्छी खासी वहां पर की जाती है। जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, सेब की खेती के साथ साथ यहाँ पर केसर की खेती भी की जाती है, और ये है पहले भारत का अभिन्न गिना जाता था, लेकिन अब यह भारत का अंग हो चुका है। सिक्किम हमारा एक पूर्वी राज्य है दोस्तों। चलेगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बताते हैं इसका राइट आंसर आपके जो भी आ रहे हैं। चलिएगा, इसका राइट आंसर होता है आपका, ये लीजिएगा, आपका इसका राइट आंसर क्या है? रिंगान आपका उड़ीसा में है। रिंगानथुप्टेन मनोविज्ञान मठ उड़ीसा में है, जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया गया था। तो दोस्तों, दलाई लामा आपके तिब्बत से हैं, और यह आपके इस समय सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु माने जाते हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में है। रूमटेक कहाँ स्थित है? दोस्तों बताएंगे रूमटेक आपका कहाँ पर स्थित है, और इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। रूमटेक कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आप बताएंगे, तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपके पास में 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर बात करिएगा तो इसका राइट आंसर आपका होता है सिक्किम। रूमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। अब ये धर्मचक्र केंद्र क्या होता है? यानी कि जब धर्म परिवर्तन होता है या फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे धर्मचक्र कहा जाता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटेक के पास में है। उसे आप ये देख सकते हैं, वहां से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है ये स्थित, और आप इसका आनंद ले सकते हैं अगर आप उधर घूमने जाते हैं तो। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है। दलाई लामा तिब्बत बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूल में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं? नाइगम आपका, युक्पा, या सख्यापो, या गोलू गप्पा। आप देख सकते हैं गोलगप्पा। अब इसमें गोलगप्पे मत समझ लीजिएगा, कभी आप सोचे पानी पूरी या फिर गोलगप्पे आप खाने शुरू कर दिए। गोलू गप्पा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपकी तरफ से दलाई लामा तिब्बत बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूल में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं दोस्तों? तो चलिए देखते हैं आप इसका राइट आंसर आपका क्या होता है दोस्तों। चलिएगा, अगर इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो दोस्तों राइट आंसर है आपका, ये लीजिएगा, गेलुप्पा इसका राइट आंसर होता है। इसका राइट आंसर आपके सामने डी है, बिल्कुल सही आपका इसका राइट आंसर होता है। चलेगा, अभी मैंने दलाई लामा के बारे में आपको बताया था, आप देख सकते हैं, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। ये लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया, और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की अस्थायी गुरु होगी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। अब आप बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से सिख ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया है, और यह निश्चित किया गया कि यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। गुरु तेग बहादुर है आपका, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु अर्जुन देव है, गुरु नानक देव है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सिख धर्म के जो संस्थापक हैं उनका क्या नाम है, तो दोस्तों का नाम होता है आपका गुरु नानक। इसका राइट आंसर होता है, लेकिन हमसे आपसे पूछ रहा है किताब की बात उसने की, किताब गुरु ग्रंथ साहिब को किसने सुनिश्चित किया है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर आपका होता है भी गुरु गोविंद सिंह साहब ने किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होता है गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह आपके बिहार पटना के रहने वाले थे, और यह 10वें गुरु थे। इन्होंने ही कहा कि जो आपकी गुरु ग्रंथ साहिबा है उन्होंने उसको गुरु की उपाधि दे दी है, और उसके बाद में कोई भी गुरु न होने की शपथ लेकर के इसे मान्यता दिलाई है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अस्थायी गुरु घोषित किया था। चलेगा, आप स्थायी गुरु घोषित किया था तो आप देख सकते हैं, तो इसके बाद में कोई भी गुरु नहीं हुआ है, 10 गुरु यहाँ पर हो चुके हैं। और आप जिस भी आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर आप जहाँ गुरु सिख
ग्रंथ साहिब रखा होता है, सब वहीं पर जाकर के बैठते हैं और वो विचार सुनते हैं। और अगर बात करते हैं सबसे बड़े यहाँ पर गुरुद्वारे, तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा पंजाब के अमृतसर में है, जहां पर प्रतिदिन लंगर चलता रहता है और वह सोने का बना हुआ है काफी हद तक। दोस्तों बढ़िएगा, आगे देखते हैं आगे इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, ये लीजिएगा। भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ है, बताइएगा। अब्दुल वाहिद खान है, अब्दुल करीम खान है, गौहर जान है, या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, और देखते हैं इसका सुंदर आंसर आपका क्या होगा। भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ है, तो दोस्तों 1903 ईस्वी में सबसे पहले गौहर जान का गाना रिकॉर्ड किया गया था। इसका राइट आंसर ये लीजिएगा आपके सामने है। और बात है किस गायक का नाम सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ है, अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम खान, गौहर खान इसका राइट आंसर होता है। भारत में सबसे पहले राग जोगिया के ख्याल गायक गौहर जान का 1902 में हुआ था। तो दोस्तों 1902 में, अच्छा सॉरी 2 में हुआ था, मैं भी चाहता हूँ ये 2 या 3 में, कहीं पर 3 भी लिखा हुआ है, कहीं पर 2 भाई, यानी कि 2-3 आपसे जोड़ सकते हैं। भारत में सबसे पहले किया जाने वाला जो गाना रिकॉर्ड है वो गौहर जान साहब का है। तो बढ़ते हैं आगे, ये लिखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए, बताइए। गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है और उसमें चाहते हैं कि महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए दोस्तों, तो बताइएगा इसका। आपके आंसर का यहाँ पर देखा जाता है कि आप इसका आंसर क्या देंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात होता है आपका, तो दोस्तों इसका 25 है, 30 है, 40 है, या 50 है दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होता है ये लीजिएगा 30% यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो गांधी योजना है आपका, इसकी गारंटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका 30% महिलाओं की भागीदारी की न्यूनतम रखी जाने का प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जैसा कि आप दिख रहे हैं, ये लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी योजना स्व कार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई है। NREGA संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना, इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्व कार्य समूह को मदद करने के लिए की गई है। NREGA है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व रोजगार योजना है, या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा राइट आंसर आपका क्या होता है और इसका आप आंसर क्या बताने वाले हैं, तो देखना चाहते हैं इसका राइट आंसर आपके। जी हाँ चलेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी योजना स्व कार्य समूह को मदद करने के लिए की गई है, तो इसका राइट आंसर होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाले परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्व सहायता समूह के रूप में संगठित करना है दोस्तों। तो बताइएगा, इसका आंसर आपके सामने है और हो चुका है बिल्कुल सही आंसर आपके सामने, ये लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या वित्त सचिव करता है। तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होने वाला है। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या वित्त सचिव है। तो इसका राइट आंसर आपका होता है वित्त मंत्री, बिल्कुल सही आपने चुना है। व्यापार और आर्थिक संबंधित समिति TERC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई है। चलेगा अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिएगा। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था, बताइएगा। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था। लॉर्ड इरविन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड विलिंगटन है, लॉर्ड लिथेंगो है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है और इसका आंसर आप क्या बताने वाले हैं। चलेगा, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आता है, तो लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिथेंगो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्सन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। जी हाँ दोस्तों, चलेगा बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने
किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? सीपी रामास्वामी अय्यर है, मोहम्मद अली जिन्ना है, बीएन शर्मा है या शंकर नारायण है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड की, तो यह 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था और इसमें जो एक किसानों की सभा हो रही थी उस पर वायसराय का नाम था डायर जनरल। तो जनरल डायर ने वहां पर नरसंहार किया और वहां पर लाठीचार्ज और वहां पर बंदूकों से गोली चलवाई और उन्हें वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों वहां पर 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी है। बताया जाता है कि आज वहां की दीवारें खून से लाल हैं। ये आप जाएंगे तो आप जरूर वहां पर देख कर के आ सकते हैं और ये सवाल आपसे तमाम बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना या बीएन शर्मा या शंकर नारायण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है शंकर नारायण और राइट आंसर इसका दोस्तों डी होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लीजिएगा, शंकर नारायण जलियांवाला बाग के विरोध में के फलस्वरूप शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने आ चुका है और इसका राइट आंसर आपका डी होता है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी है? आपको मैं अभी पहले ही बता रहा था, इसकी डेट के मैंने बारे में अभी आपको बताया। देखते हैं आप उसे कितने प्रतिशत सही करने वाले हैं। 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 3 अप्रैल 1919 या फिर 14 अप्रैल 1919 है दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा, मैं अभी आपको बता रहा था इसका राइट आंसर 14 अप्रैल 1919 है, 3 अप्रैल 1919 है, 13 अप्रैल या फिर 16 अप्रैल है दोस्तों इसका राइट आंसर। अभी मैं आपको बता चुका हूं। चलिएगा फिर भी अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो जरूर इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं एक बार फिर से। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका होता है बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और जिसका बदला जनरल डायर को मार करके लिया था शहीद उधम सिंह ने जाकर के उसे उसी के देश में एक कॉन्फ्रेंस में जाकर के गोली मारकर यह बदला पूरा किया गया था दोस्तों। तो बढ़िएगा आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में और पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही आपका। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और वहां पर नरसंहार हुआ था दोस्तों। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये लीजिएगा, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई है? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी या पश्तो? तो दोस्तों बताएंगे गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई। अब आपको अगर बता दिया जाए गदर जनरल, अगर गदर नहीं है, गदर होता है और गदर को आप पढ़ते हैं तो ये किसका आप देख सकते हैं, इनसे कौन से अल्फाजों की आपको खुशबू या महक आ रही है तो आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी या पश्तो है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है उर्दू। बिल्कुल सही इसका आंसर है। जी हाँ, क्योंकि जितने भी ये गा फा जा होते हैं, नीचे की तरफ बिंदी लगी होती है, वह सभी शब्द आपके उर्दू के होते हैं, आप देख सकते हैं। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। इसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया है दोस्तों। पहले इसे उर्दू में किया गया, फिर उसके बाद अंग्रेजी में, पंजाबी में और पश्तो में भी इसका प्रकाशन किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? बताइएगा, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? 17 फरवरी 1931 को, 11 फरवरी 1931 को, 13 फरवरी 1931 को या फिर 14 अगस्त 1931 को? तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। देखते हैं चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। उसका राइट आंसर आपका होता है 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वो शहीद हो गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो गोली मारी है वो इलाहाबाद में मारी थी जब वह घिर चुके थे अंग्रेजी फौज से, तो उन्होंने अंतिम गोली अपने कनपट्टी पर मार ली और वह शहीद हो गए। लेकिन वो कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं आए हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई है? 1884 को, 1872 को, 1881 को या 1891 को। तो दोस्तों आपके सामने है यहाँ पर। अभी कुछ सोच रहे होंगे क्योंकि 1872 में भी हुई है और 1881 में भी हुई है। अब ये भारत में पहली बार जनगणना की बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है 1872। लेकिन दोस्तों जो आपकी हुई है, जो नियमित हुई है वो 1881 में हुई है। ठीक है, इसकी पहली जनगणना आपकी 1872 में हुई है, फिर उसके बाद में 1881 में हुई है। और यह प्रावधान किया गया है प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती रहेगी और आपको आंकड़े बताते जाते रहेंगे। तो यहाँ पर पहले से 1872 के बाद में 1881 में जनगणना हुई है और बीच में कुछ समय में आकर के जनगणना रुकी भी है, जो हो नहीं पाई है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा। भारत की प्राचीन काल को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्रनाथ गांगुली ने या मुकुल डे ने। तो दोस्तों आपके सामने भारत के प्राचीन काल के पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वो सरकारी कला विद्यालय के मुख्य अध्यापक थे। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है ए। बिल्कुल सही आपका, आपने चुना है इसका राइट आंसर और आपके सामने हो चुका है। चलेगा देते हैं अगला क्वेश्चन आपको और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कैसा होता है, ये लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? क्या बात है, बिल्कुल सामने है यहाँ पर। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माय टूथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका आप क्या बताने वाले हैं? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इसका राइट आंसर आता है। तो दोस्तों गांधी जी की अगर हम बात करें तो इसमें राइट आंसर आपको देते हैं तो इसका राइट आंसर आपका होगा हिंदू स्वराज। बिल्कुल आप देख सकते हैं यह भारत के हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े हितैषी थे और इन्होंने अफ्रीका में रह करके पढ़ाई की है और बचपन का मोहनदास करमचंद गांधी था। जी हाँ दोस्तों, चलेगा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया है। और महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में नाथुराम गोडसे द्वारा की जा चुकी है। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन है, एल्बर्ट बिल है, रोलैक का पाइथोना है, ये मेंटो मोरल सुधार है दोस्तों। तो अभी आपको मैं बता रहा था कि उसके प्रदर्शन में यहाँ पर ऐसा हो रहा था। अगर आपको ये याद है तो शायद आप इसको बता पाएंगे और इसका राइट आंसर आप देख पाएंगे। बंगाल का विभाजन, एल्बर्ट बिल, रोलैक एक्ट का पाइथोना क्या होता है अब आप बताएं। इसका राइट आंसर आपका होता है सी। बिल्कुल सही बात है, मैं अभी आपको बताया था रोलैट एक्ट का पाइथोना। जी हाँ, रोलैट एक्ट को 18 मार्च 1919 में एम्पीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारी को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। आप देखिएगा इस पर यहाँ पर ट्रायल नहीं होता था और सीधी सजा दे दी जाती थी। इसी का प्रदर्शन हो रहा था 13 अप्रैल 1919 में और इसी के कारण वहां पर नरसंहार हुआ। जनरल डायर ने वहां पर गोली चलवाई और वहां पर काफी लोगों को मार दिया गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी खिदमत में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी है? ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, अंग्रेजों और मुस्लिमों लीग के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति, चोरी की घटना। तो दोस्तों बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या होता है, आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताने वाले हैं और राइट आंसर इसका क्या होता है आप देखते हैं। आपको मैं अगर आप देखें तो नित्य क्लासेस पर आपकी 7:20 पर आपकी क्लास आती है करंट अफेयर की। 8 बजे यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी क्लास होती, सॉरी रीजनिंग क्लास होती है और रीजनिंग क्लास लेते हैं संदीप सर लेते हैं। और 9 बजे आपकी 9:20 पर क्लास होती है अतुल मस्तोनिया जी की। और इसी के बाद में आपकी क्लास होती है यहाँ पर 10 बजे कंप्यूटर क्लास होती है 10 से 11 और 11 से होती है आपकी यहाँ पर साइंस क्लास। लेकिन अब उसके बाद में 12 से क्लास आपकी हो जाती है एसएसटी की और इसी के बाद में 1 बजे आपकी सीडीपी होती है, 2 बजे फिर आपके होती है यहाँ पर पर्यावरण की और उसके बाद में हिंदी क्लास यहाँ पर होती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दिया जाता है यह है कि अब आपकी क्लास यहाँ पर एनटीपीसी क्लास मंडे से सुबह 7:30 से शुरू होने वाली है। तो आप उसमें आ सकते हैं और बन सकते हैं आप क्लास का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी का आपका एग्जाम आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं अभी हल्ला बोल कार्यक्रम आपने देखे होंगे और आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं।
इसमें आपने सरकार को चेताया और बताया, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी को रोका गया है, बहुत सारी वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया है। एसएससी की वैकेंसी काफी समय पहले निकाली गई हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया जा चुका है। इन कारणों को लेकर के पूरे भारत से युवा ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया और हल्ला बोल के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। और दोस्तों आप इसका परिणाम देख सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार जागी और अब आपके 15 दिसंबर से आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही देखते हैं, यही है यूथ पावर और यही करना है। अब दोस्तों आप अगर आपके पास यूथ पावर है तो आप अपनी बात सरकार से मनवा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आप सरकार से कहिएगा, बताइएगा और अपनी बात वहां तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके सांसद, विधायक, एमएलए आपकी बात को वहां तक पहुंचाते नहीं है, इसलिए वो पूरी होती भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता है, तुर्की में क्रांति है और चोरी चोरी इसका राइट आंसर होता है इसका। चलिएगा तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं तो इसका राइट आंसर आपका होता है तुर्की में क्रांति। जी हाँ, 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका था सी, तुर्की। और इसी के साथ आज ये आपकी क्लास होती है खत्म और मैं लेता हूं यहाँ से विदा। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्लास होती है, अब मैं मिलता हूँ आपसे करंट की क्लास सुबह 7:20 पे। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।